नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में आई तेज गिरावट की। और वैसे मार्केट में तेजी मंदी तो चलती ही रहती है, स्पेशली इस तरह के माहौल में जहां पर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, युद्ध चल रहा है, ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में। लेकिन ये जो गिरावट है एचडीएफसी बैंक में, ये एक खास कारण से हुई है। उसका खास कारण ये है कि जो उनके चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और रिजाइन करने के साथ ही जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में कुछ शब्द लिखे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद इस बैंक में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। बाजार में कई तरह की थ्योरीज इस बारे में चल रही हैं, उन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इंडिपेंडेंट एनालिसिस, निष्पक्ष एक एनालिसिस करेंगे और सरल शब्दों में समझेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। और शेयर, जो एचडीएफसी बैंक का शेयर है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, क्या ये वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग का मौका है या नहीं। अब बात करते हैं जहां से ये जो रिसेंट गिरावट है, तेज गिरावट जहां से शुरू हुई, मार्केट वाली गिरावट नहीं, मार्केट के साथ साथ जो शेयर गिर रहा था उसकी नहीं, अचानक से जो 19 तारीख को गिरावट हुई, यानी कल जो गिरावट हुई उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आखिर उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो हुआ ये कि जो बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन थे, एक रिटायर ब्यूरोक्रेट थे, अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अचानक से रिजाइन कर दिया। और जो उनका रेजिग्नेशन लेटर था उसमें उन्होंने ये लिखा कि पिछले 2 वर्षों से जो बैंक की कार्य प्रणाली रही है और जो बैंक में कुछ घटनाएं हुई हैं, वो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिक व्यवहार से मेल नहीं खाती हैं। अब ये जो 2 शब्द उन्होंने कहे कि व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिक व्यवहार, और इसको जब उन्होंने बैंक की कार्य प्रणाली से जोड़ा, और जब ये खबर बाजार में आई, ये खबर, जो ये जो रेजिग्नेशन का जो फाइलिंग हुआ, यानी रेजिग्नेशन के बारे में सूचना जो दी गई एक्सचेंजेस को, वो रात में दी गई, 18 तारीख को रात को। सुबह 19 तारीख को सुबह इस बात का रिएक्शन हुआ बाजार में, और जो शेयर है वो 770 रुपये पे खुला, 770 रुपये का लो बनाया, वहां से शेयर ने रिकवरी ली, और बंद होते होते 19 तारीख को बंद होते होते ये लगभग 5% नीचे, यानी लगभग 800 रुपये पे सेटल हुआ। अब ये जो उन्होंने शब्द कहे, ये देखिए, पहली चीज नैतिक व्यवहार और व्यक्तिगत मूल्य, ये शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक बैंक है। और बैंक जो है ना, इट इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का काम है यहाँ पर। यानी कि आप, मतलब बैंक किस प्रकार काम करता है, बैंक को आप अपना पैसा दे के देते हैं जमा करने के लिए, और बैंक उसको आगे लोन देता है, आपके पैसे को आगे लोन देता है, आपको तो ब्याज दे देता है, और हायर रेट पे, जितना आपको वो ब्याज देता है उससे हायर रेट पे वो किसी दूसरे को उधार दे देता है। अब ये उधार किसको दिया जा रहा है, किस प्रकार दिया जा रहा है, कितना उधार वापस आ रहा है, यही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करता है। भाई, अगर आपने ऐसे बंदे को लोन दे दिया जिससे उधार आपका वापस तो नहीं आ रहा है, लेकिन बैंकों के खातों में आपने अपने खातों में अपने आप को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से हेर फेर कर रखा है कि आपका जो बैलेंस शीट है वो आपकी बहुत अच्छी लगे, लेकिन अंदर से जो है ना वो खोखली हो। तो लोगों को ये लगता है, यानी कि जब गिरावट 19 तारीख को हुई और अतानु चक्रवर्ती साहब ने ये जो नैतिक मूल्यों और ये नैतिक व्यवहार की जब उन्होंने बात की, तब लोगों को ऐसा लगा कि शायद कंपनी के में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। तो इस डर के कारण कि बैंक में कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं है, बैंक के खाते बही में कुछ ऐसा तो नहीं है जो बैंक छुपा रहा है, तो इसलिए इमीडिएट जो रिएक्शन होता है, डर का माहौल होता है। इसीलिए जो बैंक, एचडीएफसी बैंक का शेयर है वो नीचे खुला। इसके बाद क्या हुआ कि आरबीआई ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए
के मिस्त्री साहब जो हैं, जो पुराने सीईओ रहे हैं, काफ़ी समय तक सीईओ रहे, वो एचडीएफसी के जो हाउसिंग डेवलपमेंट वाली कंपनी थी, होम लोन वाली जो कंपनी थी, जिसका मर्जर बाद में एचडीएफसी बैंक के साथ कर दिया गया, तो वो जो कंपनी थी उसके जो सीईओ रहे के मिस्त्री साहब 71 ईयर्स के हैं, उनको आरबीआई ने पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिया 3 महीने के लिए। इसके बाद जब ये गिरावट हुई तो तुरंत जो एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने एक कॉन कॉल का इमीडिएटली एक आयोजन किया 19 तारीख को, यानी कल ही, मार्केट आवर्स के दौरान, और उसमें जो बोर्ड के सीनियर जो मेंबर्स थे ना, वो प्रेजेंट थे। और वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मुझे लगा, मैंने वो पूरी कॉन कॉल सुनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मुझे लगा वो के मिस्त्री साहब का लगा। उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरी एज 71 ईयर्स रही है, हो गई है, और मेरा जो करियर है ना वो बेदाग रहा है। अब अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस के एचडीएफसी बैंक में कुछ इश्यू होते जिनके बारे में मेरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई जानकारी होती, तो मैं ये चेयरमैन पद का 3 महीने के लिए चेयरमैन पद को स्वीकार ही नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट है एचडीएफसी के एक वेटरन के द्वारा, और ये शेयर होल्डर्स में ये विश्वास जगाता है कि संभवतः कुछ ऐसा इशू एचडीएफसी बैंक में नहीं होना चाहिए। कॉन कॉल के दौरान कई एनालिस्ट ने ये पूछा कि साहब, अतानु चक्रवर्ती साहब ने अपने रेजिग्नेशन में 2 साल का जिक्र किया, ये कोई इमीडिएट कुछ ऐसा नहीं, कोई अभी कोई बात हो गई हो। तो 2 साल के उन्होंने बैंक की कार्यप्रणाली को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आप ये तो बताइए 2 साल से चल क्या रहा है। तो बैंक जो बोर्ड के जो सीनियर मेंबर्स थे, जो कॉन कॉल में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। हमने उनसे बात करने, यानी अतानु चक्रवर्ती साहब से बात करने की भी कोशिश की गई, हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया। और उसके बाद भी एक किस्सा ये हुआ कि जब ये बाजार में गिरावट होने लगी ना, तो खुद अतानु चक्रवर्ती साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि साहब, बैंक की इरेगुलरिटी के बारे में मैं कोई बात नहीं कर, उन्होंने अलग से ये कैटेगोरिकली स्पष्ट है, उन्होंने ये कहा कि मैं बैंक में कोई इरेगुलरिटी है ऐसी कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं ये भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इसके बाद किसी एनालिस्ट ने पूछा कि साहब, कोई पर्सनल इश्यूज थे क्या, वो कुछ चाहते थे क्या। तो इसके बारे में भी मैनेजमेंट ने, जो बोर्ड के मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि साहब, ये जो चीजें हैं, पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है ना, ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। भाई, मेरा हो सकता है आपके साथ अच्छा रिलेशन हो, लेकिन मेरा हो सकता है दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो। लेकिन जो जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, उसके कई अन्य लोगों से भी खराब रिलेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप वाली जो बात है, वो यहाँ भी सामने आती है। ऐसा मार्केट में खबर है कि जो जो हमारे अतानु चक्रवर्ती साहब हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि जो करंट एमडी और सीईओ हैं, यानी शशिधर जगदीशन साहब एचडीएफसी बैंक के, उनको अगला एक्सटेंशन दिया जाए, अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाए, इसके लिए वो राजी नहीं थे। और वो ये कहते थे, उनका कहना ये था चेयरमैन साहब का, कि भाई, पहले इनका परफॉर्मेंस रिव्यू आप करिए, और बिना परफॉर्मेंस रिव्यू के आपको ये एक्सटेंशन देना या उस पर विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो बैंक है ना, वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब मान लीजिए किसी कोई बोर्ड मेंबर है या कोई चेयरमैन है, अगर एमडी और सीईओ जो पावरफुल है, जो एक पावरफुल लॉबी के साथ है, उसका अगर आप एक्सटेंशन का विरोध करेंगे, तो नेचुरली उससे आपके पर्सनल रिलेशन खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो मार्केट में ये खबर है कि ये कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स उस बोर्ड मीटिंग में हुए, जहां पर ये प्रपोजल था शशिधर जगदीशन साहब को एक्सटेंशन के लिए, और वहां पर कुछ ऐसी बात हुई जिसके कारण इन्होंने गुस्सा खाकर, यानी जो अतानु चक्रवर्ती साहब ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। अब इससे जुड़ा एक मामला है लीडरशिप से रिलेटेड। तो आप ये देखिए कि जब भी लीडरशिप में चेंज आता है, तो कोई भी कंपनी होती है ना, या तो काफी बेहतर परफॉर्म करती है, और या कभी
या उसके बाद वो काफ़ी डाउनफॉल में आती, और ये सब लीडरशिप के कारण होता है। तो जब आदित्य पुरी साहब जो है वो इस बैंक से गए हैं, यानी एचडीएफसी बैंक से, जब तक आदित्य पुरी थे बैंक ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की, और उसके शेयर होल्डर्स हमेशा खुश रहते थे, शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिवॉर्ड किया, मतलब शेयर की प्राइसेस बढ़ती रही। लेकिन जब से ये शशिधर जगदीशन साहब आए हैं, बैंक जो है अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब उसके कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आता ही आता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंडसइंड बैंक का। तो जब रमेश सोबती थे, जो टीम जो है वो जो टीम उन्होंने बनाई, और जिससे उन्होंने एक छोटे बैंक को एक बड़े बैंक में, लार्ज बैंक में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंडसइंड बैंक को, वो लेगेसी खत्म कर दी सुमंत कटवालिया और अरुण खुराना ने अपने मतलब खातों में हेर फेर करके। तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं कि जो लीडरशिप है वो कितनी केपेबल है। 19 ही तारीख को आरबीआई ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो एचडीएफसी बैंक है भारत के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है। यानी सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक वो होता है जिसके डूबने से, या जिस पे कोई खतरा आने से, या जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डामाडोल होने से पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, उसको फाइनेंशियल सिस्टम कॉलेप्स होने का खतरा हो जाता है। तो आरबीआई ऐसे बैंकों को अपनी स्ट्रिक्ट नज़रों में रखता है। तो उन्होंने ये कहा कि इस कंपनी की, यानी एचडीएफसी बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत साउंड है। जो हमने पीरियडिक असेसमेंट हम करते रहते हैं, आरबीआई की ऑडिट होती रहती है रेगुलरली, तो उस और ये जो फाइलिंग करते हैं उसको, जो एचडीएफसी बैंक जो अपने फाइलिंग करता है आरबीआई के पास, उसको आरबीआई लगातार मॉनिटर करता है। तो उस बेसिस पे आरबीआई का ये कहना था कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, लिक्विडिटी यानी नकदी की कोई कमी नहीं है, और ऐसा कोई मटेरियल कोई मैटर हमें लगता नहीं है जो हमारे हमने जो चेकिंग इनकी की है उसके हिसाब से, कि भाई इसमें कोई कंपनी में या एचडीएफसी बैंक में कोई इश्यू है स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो ये एक बहुत अच्छी बात शेयर होल्डर के पक्ष में, एक तरीके से शेयर होल्डर को इस बात से कंफर्ट लेना चाहिए कि आरबीआई जैसी संस्था ने एचडीएफसी बैंक के जो फंडामेंटल हैं या जो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर है उस पे अपनी पॉजिटिव छाप दी है। हालांकि अभी पिछले साल भी एचडीएफसी बैंक कुछ विवादों में रहा, जब इनके एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ लीलावती ट्रस्ट ने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर इस बात की लॉन्च की कि जो शशिधर जगदीशन साहब हैं वो लीलावती हॉस्पिटल चलाने वाले ट्रस्ट के एक कोई ग्रुप को जो है ना वो सपोर्ट इंटरनली सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वो जो ग्रुप है वो लीलावती ट्रस्ट जो हॉस्पिटल चलाती है उस पर कब्जा कर ले, और इस सपोर्ट के एवज में शशिधर जगदीशन साहब ने लगभग 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। अब ये जो है ये बड़ा सीरियस एलिगेशन शशिधर जगदीशन साहब के ऊपर था, और ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। और बैंक का ये कहना है कि साहब हमारा कुछ बकाया जो है ना बहुत पुराना बकाया, वो एक्चुअली लीलावती हॉस्पिटल के पास है, यानी हमने कुछ उधार दे रखा था, वो उधार इन्होंने चुकाया नहीं है, और हमने सब तरह के कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त कर लिए, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से ऑर्डर प्राप्त कर लिए, उसके बावजूद भी पैसा नहीं दे रहे हैं। और जब हम पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे पर दबाव बनाने के लिए ये सारे एफआईआर और इस तरह की जो कार्यवाही है ये कर रहे हैं, ये बैंक का कहना था। रिसेंट एक जो और विवादास्पद मुद्दा था वो था मिस सेलिंग ऑफ 81 बॉन्ड्स इश्यूड बाय क्रेडिट स्विस। अब देखिए क्रेडिट स्विस एक कंपनी थी और उस कंपनी ने 81 बॉन्ड जारी किया। अब ये जो 81 बॉन्ड जो होते हैं ना, ये 81 बॉन्ड एक तरीके से बहुत रिस्की बॉन्ड होते हैं, और ये जो रिस्की बॉन्ड इस टर्म्स में कि ये हायर इंटरेस्ट रेट तो देना, कहते हैं भाई बॉन्ड है तो एक तरीके से लोन है, अब वो उस पर जो लोन देने वाले को हायर इंटरेस्ट रेट की प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, ये मूल जो आपने दिया वो भी आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। ये वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई गेन वाले बॉन्ड होते हैं। तो ये कहा गया कि एचडीएफसी बैंक के स्टाफ ने जानबूझ के उन 81 बॉन्ड्स को अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बेचा,
भाई जब ये बेचते हैं एचडीएफसी बैंक, क्रेडिट स्विस ने इशू किए थे, तो ये जो बेचने से इनको कमीशन मिलता है, और चूंकि मोटी रकम होती है उसमें इन्वॉल्व, प्रिंसिपल अमाउंट मोटा होता है, तो इनको प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से जितना इन्होंने बेचा उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक को कमीशन मिलता है। तो जिन एच एन आईज को ये बेचा गया, उन्होंने ये कहा कि साहब ये हमारा पैसा जो है अल्टीमेटली 81 बॉन्ड अल्टीमेटली डूब गए, यानी 81 बॉन्ड में हमने जो पैसा लगाया वो जीरो हो गया, और ये सब इस कारण से हुआ क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों ने हमसे मिस सेलिंग की, हमें एक्चुअल उस कंडीशन नहीं बताई कि ये इसमें कितना रिस्क है। अब एचडीएफसी बैंक वालों ने ये कहा कि साहब हमने तो सारा जो है वो डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन जो अब जब पैसा डूब गया तो ये कस्टमर जो है ना अब कंप्लेंट कर रहे हैं। अब ये वाला जो इशू हुआ ये भारत से ज़्यादा दुबई में हुआ, यानी दुबई के ग्राहकों से इन्होंने इस तरह की मिस सेलिंग की। अब ये जो मिस सेलिंग है, इससे जो दुबई की जो एक फाइनेंशियल अथॉरिटी थी, उन्होंने एचडीएफसी बैंक की जो दुबई ब्रांच है वहाँ पर एचडीएफसी बैंक के को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आप जो है ना ये कर लिया सो तो कर लिया, लेकिन इसके कारण हम आपको पेनलाइज कर रहे हैं, और अब आपको नए ग्राहक जो है ना वो आप बना नहीं सकते। तो एक तरीके से नया बिजनेस जो है, नए ग्राहकों के रूप में जो नया बिजनेस आता है बैंक में, वो ये रुक गया। तो ये रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे जो एचडीएफसी बैंक को के कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। अब इतनी गिरावट के बाद जब शेयर 52 वीक लो पर आ गया है, तो क्या ये वैल्यू जोन में आ गया है? तो इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस देखने का प्रयास करते हैं, तो जिसके जो प्राइस टू बुक है इस गिरावट के बाद 2.19 रह गई है, जो इसकी हिस्टोरिकली प्राइस टू बुक जो है उसके लोएस्ट रेंज में ये चल रही है, यानी हिस्टोरिकली ये लोएस्ट प्राइस टू बुक इसकी जो थी ना वो लगभग 2 के आसपास थी, वहाँ करीब करीब ये पहुँच रहा है। इसके अलावा बहुत बड़ी इनकी लोन बुक है, उसके ऊपर 1.74% इनका आरओए मेंटेन करना बहुत ही अच्छी बात है। आरओई जो है इनका 14.4% है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारत का, और नंबर 2 एसबीआई के बाद नंबर 2 सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई का सपोर्ट है, आरबीआई के लिए सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। तो ये सब चीज़ें तो इसके लिए पॉजिटिव रही। अब जब आप खरीदने जाते हैं या खरीदने के लिए सोचते हैं, तो आपको दो चीज़ों पर विचार करना चाहिए। वो ये कि एक तो टेक्निकली ये काफ़ी वीक हो गया है, 52 वीक लो पर आ रहा है, और दूसरी चीज़ अगर 52 वीक लो पर नहीं भी होता तो भी जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना वो डाउनवर्ड सेंटिमेंट है। ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है इसके कारण लगातार बाजार नीचे जा रहा है, और जब बाजार नीचे जाता है तो आपको ये बात समझनी है कि कोई भी शेयर, अच्छे से अच्छा शेयर जो होगा ना उसकी पिटाई होनी बिल्कुल अवश्यंभावी है। जिस प्रकार से जंगल में जब तूफान आता है, तेज तूफान आता है, तो आप ये देखिए बड़े से बड़ा पेड़ और जमीन पे पड़े हुए पत्ते सब जो है ना वो हवा में उड़ जाते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें बुल और बेयर मार्केट में होती है। अगर बेयर मार्केट आता है तो अच्छे से अच्छा शेयर गिरता है, और बुल मार्केट आता है तो खराब से खराब शेयर भी चलता है। तभी एक तरीके से थोड़े टाइम के लिए जो मंदी आ रही है इसको पास ऑन होने दीजिए। दूसरी बात, थोड़ी सी क्लैरिटी आने दीजिए। अभी ये मैटर शुरू ही शुरू हुआ है, और इमीडिएटली आप अगर कूदेंगे इस शेयर को खरीदने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और खबर निकल के आए। भाई इंडसइंड बैंक में भी यही हुआ, इंडसइंड बैंक में भी सबने ये कहा सब अच्छा है अच्छा है। अरुण खुराना साहब और जो हमारे सुमन कठवालिया साहब कहते ही रहे कि नहीं सब कुछ बैंक में अच्छा है अच्छा है अच्छा है, क्योंकि सबसे पहला जो डिफेंस है वो बैंक के लिए वो क्या होता है, वो डिफेंस यही होता है, मैनेजमेंट आके यही कोशिश करता है कि ये जो र्यूमर्स है ये अच्छा है, सच्चा है, सच है या गलत है वो बात दूसरी है, र्यूमर्स को थामा जाए। तो पहले आप तूफान के थमने का, तूफान एक मिडिल ईस्ट वाला तूफान, एक एचडीएफसी बैंक के अंदर जो बोर्ड में चल रहा है उस तूफान का थमने का इंतज़ार कीजिए और नज़र रखिए। उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए कि कौन सा लेवल जो है इसका अच्छा लेवल है खरीदने या बेचने के लिए, और तब आप अच्छी तरह सोच समझ के निर्णय कीजिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में आपको बेचना है। मेरी इस शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, एक इंडिपेंडेंट निर्णय आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।